प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे उत्तराखंड का दौरा। भाजपा का 30 जून का देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। पीएम मोदी करेंगे कई रैलियां। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद सुखदेव जी की जयंती आज सीएम धामी ने ट्विटर पर किया नमन। लिखा गौरवपूर्ण जीवन गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ। उत्तराखंड में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम धामी ने दी जानकारी। 30 जून तक कमेटी सरकार को उपलब्ध करा देगी ड्राफ्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सियासत। कांग्रेस ने यूसीसी को बताया ध्यान भटकाने वाला मुद्दा। बेरोजगारी महंगाई पर साधा निशाना। केदारनाथ धाम का बिगड़ा मौसम का मिजाज। भीड़ और मौसम को देखते हुए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक। 25 मई तक रजिस्ट्रेशन पर लगा ब्रेक। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष महोत्सव का आयोजन। हरियाणा के कृषि कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्टॉलों का भी किया निरीक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। लक्सर हरिद्वार और पुरकाजी हाईवे पर लगा लंबा जाम। बता दें आपको कि शुगर मिल में गन्ने से लदे वाहनों के कारण लगा है जाम। लक्सर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर शुगर मिल में गन्ने से लदे वाहनों के कारण जाम लग गया है। आपको बता दें कि लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र समाप्त होना था। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पहुंचने से बनी जाम की स्थिति। पुरकाजी हाईवे पर लगा जाम। आपको बता दें शुगर मिल में गन्ने से लदे वाहनों के कारण लगा जाम। लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र होना है समाप्त। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी। लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र हो रहा है समाप्त। भाजपा नेता मनोज पाठक ने कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज में लगाए गए निशुल्क नेत्र शिविर के लाभार्थियों को चश्मे बांटे। आपको बता दें कि भाजपा नेता मनोज पाठक ने बताया कि निशुल्क नेत्र शिविर में जिन लाभार्थियों को नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा चश्मे लगाने की सलाह दी थी उन सभी लाभार्थियों को उनके चश्मे निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही पाठक ने कहा कि भविष्य में भी उनके द्वारा इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने मिलकर के उस कैंप को संपन्न कराया, जिसमें 22 लोगों के ऑपरेशन के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। 17 ऑपरेशन बखूबी रूप से सफलतम ऑपरेशन संपन्न हुए और 111 लोगों को आज चश्मे वितरित किए गए। मुझे लगता है हम सबके लिए श्रेष्ठ बात यह है कि मैं उन सब क्षेत्रवासियों को जिनको चश्मे मिले, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए यहाँ पर सहभागिता की, उनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही अपनी पूरी टीम क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं मनोज पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्षेत्र की जनता की तरफ से। विगत दिनों यहाँ पे एक बहुत शानदार मेडिकल कैंप लगाया गया, उसमें उसके बाद कई लोगों का आंखों के ऑपरेशन हुए और आज मनोज पाठक जी एवं सहयोगी के द्वारा उनको सबको चश्मे वितरित किए गए। तो मैं इस नेक कार्य के लिए मनोज जी और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि कालाढूंगी की जनता के लिए इस तरह से मनोज जी हमेशा यही नेक कार्य करते रहें। थैंक यू। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि समान नागरिक संहिता ना तो जनता की मांग है
और न ही विपक्ष की मांग। जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है सरकार। जनता इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 30 जून तक समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी 30 जून तक सरकार को ड्राफ्ट उपलब्ध करा देगी, जिसके बाद सरकार इसके लिए आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। हमारी कभी मांग नहीं रही। उत्तराखंड देखिए कांग्रेस की तो कोई ये मांग थी नहीं कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। उत्तराखंड की जनता की भी कोई ऐसी मांग नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। तमाम धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का, चाहे वो मज़ारे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, कांग्रेस की तो कोई मांग नहीं थी। आप ऐलान कर रहे हैं कि हम मज़ारे उखाड़ रहे हैं, हम धार्मिक स्थान जो इंक्रोचमेंट में उनको उखाड़ रहे हैं। ये हमारी कभी मांग नहीं रही। उत्तराखंड की जनता की तो ये मांग है कि भैया भर्ती घोटाले में जो अपराधी थे हाकम सिंह, संजय धारीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके पीछे किन लोगों का हाथ था उसका तो पर्दाफाश करो। उत्तराखंड के करोड़ों नौजवान, उत्तराखंड के लाखों नौजवान जिनके आपने विश्वास पर विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी 50 वर्षों में इतनी कभी उत्तराखंड में नहीं रही जो आज बेरोजगारी है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और देहरादून से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के मौके पर उत्तराखंड अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महोत्सव में उपस्थित सभी अतिथियों ने मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों को पहाड़ी टोपी और शॉल देकर उनका स्वागत किया। आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। मित्रों, जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का। तालियां बरसी रहनी चाहिए। हल्द्वानी में भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच व अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने कहा कि राज्य सरकार का कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, न ही अभ्यर्थियों के हित में कोई काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा भरकस प्रयास किए गए कि राज्य के युवाओं को दबाया जाए, उन पर झूठे मुकदमे भी लगाए गए, जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को अभ्यर्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता जो लगातार युवाओं द्वारा पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर युवाओं ने धरना भी दिया और उसके बाद भी प्रदेश सरकार लगातार युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और प्रदेश सरकार की जो मनमानी है, प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं युवाओं को दबाने की, उसके खिलाफ यहाँ पर मशाल जुलूस निकालना है। युवाओं की मांग है कि प्रदेश में जो भी पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उनकी सीबीआई जाँच कराई जाए और युवाओं को न्याय मिले। श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 चारधाम यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जहां पर बद्रीनाथ यात्रा से लौट रहे एक महिला यात्री ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर तीनों यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री व अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बैठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया है। वहीं महिला यात्री ने पौड़ी पुलिस के त्वरित कार्रवाई करने पर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। इसमें एक लड़की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसने तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। इसमें हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा, तो हम लोग इमीडिएट वहीं पे पहुँच गए थे मौके पर ही, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान। तो हम लोगों ने उनको तुरंत फैसिलिटेट दिया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई कर ली। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे,
तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद करी। और सीधे आपको ले चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसकी अपेक्षा कुछ कमजोर है। नहीं, कुछ कमजोर नहीं है, जो भी हमारे राज्य के अनुरूप है। और हम सभी उद्योगपति लोगों के साथ बैठे थे, अभी उद्योग समूह के साथ बैठे थे, उनके जो सुझाव आए उन सुझावों के अनुरूप हम काम करेंगे। काफी जिला बनाने को लेकर देखिए, ऐसा है कि जिलों के चूंकि जिलों को पुनर्गठन के लिए, जिलों के नए सर्जन के लिए हमने एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है, ऑलरेडी वो काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पर राजनीतिक मंच तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया सर, विकास योजनाएं जो क्रियान्वित होनी चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए, उसमें बड़ा समय लग जा रहा है। जैसे आप आरओबी देख लें, यहाँ दो आरओबी बनना है, पिछले 6 साल लग गया सर, एक अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करना। नहीं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उस पर हम लोगों ने अभी समीक्षा करी है। अभी हम लोग सभी विधायकों के साथ जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की बैठक हुई थी रुद्रपुर में, उसमें माननीय विधायक जी हमारे चीमा जी ने इस मामले को बहुत उठाया है और उस पर हम लोग तेजी से काम करेंगे। सभी विभागों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। और भी जो यहाँ पर एक बाईपास की भी समस्या है, उसका भी समाधान के लिए जो है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। जो भी मुद्दे हैं, चूंकि अब लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और सभी लोग कर रहे हैं। सर्किल रेट्स को लेकर अभी स्टॉप हो रखी है काशीपुर में, जो इसको लेकर उसको रिवाइज करवा रहे हैं और सबके सुझाव लिए डीएम से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर फैसला लेंगे। तारीख को लेकर किस तरीके से जनवरी से लेकर अब तक लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन अब तक कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही जो है उस पर काम होगा। और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सब काम होते हैं, तो ये कार्यकर्ता हमारे बड़े धैर्यवान हैं और सभी कार्यकर्ताओं के दम पर हमारी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता आसाम में रहते हैं और जल्दी ही जो है इस पर भी निर्णय होगा। संबोधन में आपने कहा कार्यकर्ताओं का पसीना बेकार नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज भारत के अंदर हो, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं के दम पर है। इसलिए कार्यकर्ता लोगों ने जिन आशा अपेक्षाओं के साथ हम लोगों को सेवा का अवसर दिया है, उनकी अथक मेहनत से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के, तो उनके पसीने के अनुरूप हम सभी वो निर्णय लेंगे जो उनकी अपेक्षाएं हैं। सर, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस तरीके से कदम उठाए? नहीं, उत्तराखंड में हमने मिलेट मिशन की स्थापना की है। उसमें जो है एक धनराशि का प्रावधान किया हुआ है, जिससे कि मिलेट के जितने भी हमारे उत्पाद हैं, उन सभी उत्पादों को जो उत्पाद करने वाले किसान हैं, उन सभी का प्रोत्साहन करना, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना और जिस प्रकार से भी उनको बाजार मिल सकता है उस दिशा में काम करना। उसके लिए मिलेट महोत्सव भी लगातार हम आयोजित कर रहे हैं। और आप सब लोगों को भी, चूंकि जिले स्तर पर अभी नहीं हुआ, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर हमने अनेकों ऐसे सेमिनार, कार्यशाला इस पर कर रहे हैं और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। ये मीडिया वालों के लिए मकान के और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने किसानों को गन्ना भुगतान मूल्य जल्दी ही देने की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जल्दी मिलेट शुरू कर रहे हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कंकर खाता और रसूलपुर गांव निवासी मान सिंह ने अपनी बेटी प्रतिभा रावल की शादी फरवरी 2018 लक्ष्य क्षेत्र के रायसी में की थी। प्रतिभा ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर पति पर आरोप लगाया कि उसकी शादी के समय उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज तो दिया ही था, साथ ही एक छोटी कार भी दी थी, लेकिन ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा वो पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गाड़ी दिए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब प्रतिभा के मायके वालों ने कार देने से मना कर दिया तो उन्होंने प्रतिभा को परेशान करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रतिभा ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन वर्ष 2021 के जून महीने में प्रतिभा के ससुराल वालों ने उससे उसकी छोटी बेटी छीन ली और घर से निकाल दिया। प्रतिभा के अधिवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि सीओ मनोज कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्रतिभा के पति आशीष कुमार, ससुर सेठपाल, सास शशि देवी, देवर शुभम व ननद शिवानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये फोटो भेजे थे कि मैंने इससे शादी कर लिया, ये मेरी दूसरी पत्नी है, इसका नाम शीतल है, बिजनौर की है। ये साथ मारपीट करी गई थी और मेरे पति के अवैध संबंध थे जो भिन्न भिन्न महिलाओं के साथ थे। चरित्रहीन व्यक्ति है, दहेज की मांग करते हैं, जमीन की मांग करते हैं, बार बार परेशान करते थे।
मारपीट जारी थी, उनकी बदतमीजियाँ जारी थी। जब भी ड्यूटी से आते थे यहाँ पैसा मांगते थे मेरे घर वालों से, मेरे से बड़ी गाड़ी की डिमांड करते थे। वो चीज़ें नहीं पूरी हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना और उनके घर वालों ने शुरू कर दिया था, जो चीज़ धीरे धीरे घर में भी पता चल रही थी, घर वालों से भी बात हो रही थी, लेकिन वो लोग सुधर नहीं रहे थे। घर में बैठ कर भी समझाया गया, परिवार ने भी समझाया, हर किसी ने समझौता करने की और बात करने की कोशिश भी की उनसे, लेकिन वो मानने नहीं। उस चीज़ के बाद उन्होंने मुझे जून में 2020 में घर से निकाल दिया मारपीट कर एक बड़ी गाड़ी की डिमांड के कारण और अपने अवैध संबंधों के कारण मेरे पति के, जिसमें उसके परिवार वालों को पता था। 2020 में मैंने अपने पति को पकड़ा था। खबर ग्यारसपुर से, जहां पर ग्राम बेरखेड़ी में गर्मी की तेवर तीखी होते ही जल संकट गहराने लगा है, जिसके चलते महिलाएं पानी के लिए रात रात भर जाग कर पानी भर रही हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राम की महिलाओं ने बताया कि पानी की बहुत समस्या है। भीषण गर्मी पड़ते ही जल के स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके चलते महिलाएं रात भर जाग कर घर द्वार, परिवार, बच्चे खाना छोड़कर पानी भरने को मजबूर हैं। घर घर में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने के सरकार लाख दावे करती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी सरकारों की सारी हसरतों पर पानी फेर देते हैं। खबर पौड़ी से, जहां एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर लंबित अपराध प्रकरणों की विवेचना और लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि अब तक 7000 से अधिक सत्यापन पुलिस कर चुकी है और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी ने बताया कि लक्ष्मण झूला में भी पुलिस वृद्धि सत्यापन अभियान चला रही है, ताकि ऋषिकेश में G20 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। एसएसपी ने बताया कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चिन्हीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए जिले के सभी एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस चिन्हीकरण की कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को भी हटा रही है। हमारी अपराध की समीक्षा बैठक है वो की गई। इसमें जो क्राइम से रिलेटेड फिगर्स थे वो डिस्कस किए गए। जो हमारे प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई है 60 एक्साइज एक्ट के तहत या एनडीपीएस के तहत, एमवी एक्ट में जो इनके द्वारा कार्रवाई की गई है उसकी पूरी एक डिटेल समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो मुख्यालय स्तर पे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहां पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कृषि विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव 2023 के पहले दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक सौरभ मैथाड़ी, मीना राणा ने अपने लोकगीतों के माध्यम से महोत्सव में उपस्थित लोगों का लोक संस्कृति की मनमोहक छटा बिखेरी। कलाकारों ने लोक नृत्य और लोकगीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आपको बता दें कि 13 से 16 मई तक देहरादून हाथीबड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि विभाग द्वारा 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही अन्न का प्रचार प्रसार के साथ ही मिलेट्स के उत्पाद को आम जनमानस की थाली में शामिल करना है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने सभी लोक गायक और कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक चुनाव जीतने पर आला कमान और कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया। इस जीत को जनता की जीत बताया। हरिद्वार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजवीर सिंह चौहान का कहना है कि कर्नाटक में महंगाई, बेरोजगारी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो जनादेश कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को दिया, कुछ समय पूर्व हिमाचल की जनता ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया था। प्रताप राणा का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में बुरी ताकतों पर अच्छाई की जीत हुई है। कांग्रेस की जीत से साफ जाहिर है कि कोई जितना भी जहर घोलना चाहे पर देश की जनता का भाईचारा खत्म नहीं होगा।
पहल समझकर आने वाले समय में जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हैं उन पर इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा। नगर पालिका और नगर निगम में हम पूरी तरह से जीत हासिल करेंगे। अगर चुनाव कोई जीतना चाहता है तो जनता के दिलों की बात करनी पड़ेगी और उनका पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस की ये कार्यशैली है। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है कांग्रेस उसमें इसी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उन 5 राज्यों के बाद जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है उसमें भी देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने पर ही आम जन को राहत मिल सकती है। कर्नाटक में बुरी ताकतों के ऊपर अच्छाई की विजय हुई है, कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। इससे एक साफ जाहिर है कि भारत के देश का डीएनए ऐसा है कि कोई कितना भी उसमें जहर घोलने की कोशिश करे, सामाजिक ताना बाना व्यवस्था को छोड़कर भाईबंदी और यारी दोस्ती और प्रेम की दुकान के रूप में ही खुलेगा। इससे साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार की और सांप्रदायिक की दुकान बंद हुई है और प्यार और मोहब्बत और डेवलपमेंट, बेरोजगारी को खत्म करने की, रोजगार देने की दुकान खुली है। निश्चित रूप से कर्नाटक का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा 2024 के चुनाव के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई शानदार जीत के बाद जहां प्रदेश अध्यक्ष मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस जमकर जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कम होने के कारण बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है कि क्या कारण रहे जो कर्नाटक चुनाव में हार मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जनता का विश्वास जीता, जिससे जबरदस्त जीत बीजेपी को हासिल हुई। देखिए, बहुत लंबे समय बाद उनको थोड़ा बहुत जीत का स्वाद चखना पड़ा, तो मुझे लगता है अदगल गगरी छलकत जाए। अभी वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये उनका बड़बोलापन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सशक्त स्थिति में है और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कमर कस ली और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।